आज हम देखेंगे 2012 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द कैबिन इन द वुड्स। मूवी की शुरुआत में दो इंजीनियर्स को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है। पता चलता है कि वो लोग एक अंडरग्राउंड लैब में किसी सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तभी एक लेडी साइंटिस्ट आकर उन्हें बताती है कि पूरी दुनिया में इसी तरह से चल रहे सारे प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गए हैं और अब सिर्फ अमेरिका और जापान ही बचे हैं। इस पर वो दोनों उसे निश्चिंत रहने के लिए कहते हैं। वो उसे कहते हैं कि हर साल जापान ने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अगर वो भी फेल होते हैं तो हम उसे पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। वो सभी छुट्टियां मनाने कर्ट के कजिन के घर जा रहे हैं। सारे दोस्त आ जाने के बाद वे वहां से पलायन करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा तक नहीं होता कि एक आदमी उन पर नजर रखे हुए था। वो आदमी किसी को कॉल करता है और बताता है कि वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं। कर्ट और उसके दोस्त रास्ते में एक सुनसान गैस स्टेशन पर रुकते हैं। कर्ट गैस स्टेशन के मालिक से डायरेक्शन पूछता है। पता चलता है कि कर्ट के कजिन ने वो घर हाल ही में खरीदा है। गैस स्टेशन का मालिक काफी डरावना और बदतमीज होता है। वो उन्हें उस घर के बारे में वार्निंग देता है और कर्ट की गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करता है। कर्ट इस बात से भड़क जाता है, लेकिन उसके दोस्त बात को संभाल लेते हैं और फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। उस जगह पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि वहां कई सारे पेड़ों के बीच एक काफी पुराना घरनुमा केबिन है। वो केबिन बाहर से तो काफी गंदा लग रहा था, लेकिन जब सब अंदर जाते हैं तो वो केबिन उन्हें काफी पसंद आता है। फिर सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। होल्डन के कमरे में एक काफी डरावनी पेंटिंग टंगी होती है। वो उसे दीवार से निकालकर नीचे रखता है, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग को दीवार से निकालता है उसे डैना दिखाई देती है, जो उसके बगल वाले कमरे में ठहरी है। लेकिन डैना को होल्डन दिखाई नहीं देता। बेखबर डैना अपने कपड़े बदलने वाली होती है। होल्डन को ये सही नहीं लगता और वो बाहर जाकर उस आईने के बारे में सबको बताता है। इसके बाद वो डैना से अपना कमरा अदला बदल करता है। अगले सीन में पता चलता है कि इस केबिन में जो कुछ भी हो रहा था वो सब मूवी के शुरुआत में दिखाए गए इंजीनियर्स गैरी और स्टीव अपनी लैब से देख रहे हैं। इसी बीच लेडी साइंटिस्ट वहां आती है। वो गैरी को बताती है कि कर्ट की गर्लफ्रेंड जूल्स में कामवासना बढ़ाने के लिए उसे कुछ केमिकल्स ज्यादा मात्रा में देने होंगे। आगे वो बताती है कि जूल्स के हेयर डाई में उन्होंने कुछ केमिकल मिलाए थे, जिस वजह से उसके सोचने समझने की क्षमता धीमी हो गई है। तभी उन्हें एक आदमी का कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उस गैस स्टेशन के मालिक का होता है। गैस स्टेशन का मालिक उनसे कहता है कि शिकार जाल में फंस चुके हैं। उनकी बलि चढ़ाकर उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दो। स्टीव उसे आश्वासन देता है कि ऐसा ही होगा। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि लैब में मौजूद सभी लोग उन स्टूडेंट्स की मौत पर जुआ भी खेलते हैं। वहां मौजूद सिक्योरिटी इंचार्ज लेडी साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या उनकी मौत पर जुआ लगाना जायज है और क्या डायरेक्टर उन्हें इसकी इजाजत देते हैं। इस पर लेडी साइंटिस्ट उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना इतना आसान नहीं है, इसलिए अपना ध्यान बटाने के लिए वे सब ऐसी चीजें करते हैं और जब तक ये प्रक्रिया सही ढंग से आगे बढ़ रही है तब तक डायरेक्टर या किसी और को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। इस पर वो स्टीव से पूछता है कि जब सब पहले से ही तय है तो तुम लोग जुआ कैसे लगा सकते हो। स्टीव उसे बताता है कि कुछ भी पहले से तय नहीं है, वो सिर्फ ऐसे हालात पैदा करते हैं कि वे लोग उस केबिन तक पहुंचे। इसके साथ ही वो उन्हें बीच बीच में आगाह करने की भी कोशिश करते हैं। गैस स्टेशन पर मौजूद वो बूढ़ा भी उन्होंने इसी वजह से रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स ने उस बूढ़े की चेतावनी को नजरअंदाज किया। ये उनकी गलती है। ये सब एक सिस्टम है। वो लोग उस केबिन से जिंदा भी लौट सकते हैं और ये सब उनकी चॉइसेस पर निर्भर करता है। अगर वे जिंदा लौटते हैं तो इस प्रोजेक्ट को फेल घोषित किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर कयामत टूट पड़ेगी। दूसरी ओर उस केबिन में सब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का मार्टी जूल्स को दीवार पर टंगे भेड़िए के सिर के साथ रोमांस करने की डेयर देता है। केमिकल्स के प्रभाव में मदहोश जूल्स भी इस डेयर को पूरा करती है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा खुलता है। सभी घबरा जाते हैं। जूल्स डैना को उस बेसमेंट के अंदर अकेले जाने का डेयर देती है। डैना बेसमेंट के अंदर जाती है और टॉर्च की मदद से वहां क्या रखा है ये देखने की कोशिश करती है। वहां रखी एक लड़की की तस्वीर देखकर वो डर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब भी वहां आते हैं। उस कमरे में काफी पुरानी चीजें होती है। कर्ट कहता है कि ये सारी चीजें शायद इस मकान के पुराने मालिक की होगी। फिर वो वहां रखी चीजों को देखने लगते हैं। डैना को वहां एक डायरी मिलती है। डायरी काफी पुरानी होती है और उस पर साल 1903 लिखा होता है। पता चलता है कि वो डायरी एना नाम की एक छोटी लड़की की है जो इस केबिन के सबसे पहले मालिक की बेटी थी। उसमें लिखा होता है कि उस पर और उसकी माँ पर उसके पिता ने काफी अत्याचार किए थे, जिसमें उसका एक हाथ कट गया और उसकी माँ की मौत हुई। उस डायरी में आगे लिखा होता है कि उसे उम्मीद है कि एक दिन कोई इंसान आएगा और उस डायरी में आगे लिखा मंत्र पड़ेगा, जिससे एना की फैमिली फिर से जिंदा हो जाएगी और उन्हें जिंदा करने वालों को मौत के घाट उतारेगी।
ये सुनते ही मार्टी घबरा जाता है और डैना को वो मंत्र पढ़ने से मना करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें वो मंत्र पढ़ने के लिए कह रही होती है। उस आवाज के प्रभाव में आकर डैना वो मंत्र पढ़ती है। उसके मंत्र पढ़ते ही जमीन से एक हाथ बाहर निकलता है। देखते ही देखते एना की फैमिली जिंदा हो जाती है और उस केबिन की तरफ ही बढ़ने लगती है। दूसरी ओर लैब में सब लोग ज़ॉम्बीज़ को जिंदा होते देखते हुए बेटिंग का आनंद ले रहे होते हैं। लैब की एक टीवी पर जापान में चल रहे इस प्रोजेक्ट की लाइव फुटेज चल रही होती है। वहाँ एक स्कूल में एक चुड़ैल मौजूद है और बच्चे उसे देखकर मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। दूसरी ओर केबिन में ज़ॉम्बीज़ की खबर से अनजान सभी रात के मजे ले रहे होते हैं। कर्ट जूल्स को लेकर जंगल जाता है और उससे प्यार करने की ख्वाहिश जताता है, लेकिन जूल्स अंधेरे को देखकर यहाँ कुछ भी करने से इनकार करती है। तभी स्टीव वहाँ कामवासना बढ़ाने वाले स्प्रे को शुरू करता है। वो स्प्रे अपना असर दिखाता है और दोनों वहीं पर प्यार करने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ आते हैं और उनमें से एक जूल्स पर हमला करता है। कर्ट जूल्स को बचाने की पूरी कोशिश करता है पर उसे बचाने में नाकाम होता है और जूल्स की एक दर्दनाक मौत होती है। उसके मरते ही स्टीव लैब में मौजूद एक हैंडल को खींचता है जिससे एक मूर्ति पर खून की धारा बहने लगती है। अगले सीन में मार्टी को अपने कमरे में बैठा दिखाया जाता है। वो टहलने के लिए केबिन से बाहर आता है। जब वो पेशाब कर रहा होता है तब पीछे से एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रही होती है। तभी अचानक कर्ट वहां आता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। वो ज़ॉम्बी को धक्का देकर केबिन के अंदर जाते हैं। डैना जूल्स के बारे में पूछती है। कर्ट उसे बताता है कि वो मर चुकी है, लेकिन डैना को यकीन नहीं होता और वो दरवाजा खोलने जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो अपने सामने एक विशाल ज़ॉम्बी को पाती है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ जूल्स का कटा हुआ सर फेंकता है। जैसे तैसे वो सब दरवाजा बंद करने में सफल होते हैं। कर्ट सबको एक साथ रहने की हिदायत देता है, लेकिन अगर ये सब एक साथ रहे तो इन्हें मारना मुश्किल हो सकता है। ये सोचकर स्टीव उस कमरे में एक गैस छोड़ता है। उस गैस की चपेट में आते ही कर्ट एकदम से बदल जाता है और सबको अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। सब लोग कमरे के अंदर जाते ही स्टीव हर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। खिड़की बंद करते वक्त मार्टी के हाथों से लैंप टूट जाता है और उसे वहां एक छुपाया हुआ कैमरा दिखाई देता है। वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उसे खिड़की से बाहर खींचता है। मार्टी वहां से भागने की एक नाकाम कोशिश करता है। ज़ॉम्बी उसे खींचकर एक गड्ढे में ले जाता है जहां से खून का फव्वारा निकलता है। इसके बाद स्टीव एक दूसरे हैंडल को खींचता है और लैब में मौजूद एक दूसरी आकृति पर खून बहने लगता है। इसके साथ ही पूरी जमीन एकाएक हिलने लगती है। दूसरी ओर डैना के कमरे में एक ज़ॉम्बी घुसने की कोशिश कर रहा होता है। डैना मदद के लिए चिल्लाती है। तब होल्डन दीवार पर लगे हुए कांच को तोड़कर डैना को अपने कमरे में ले जाता है। वो ज़ॉम्बी होल्डन के कमरे में भी घुसने की कोशिश करता है। तभी डैना की नजर एक तहखाने पर पड़ती है। वो दोनों उस तहखाने के अंदर जाते हैं। ये वही तहखाना होता है जहां उस डायरी वाली लड़की के पिता ने उसे और उसकी मां को मारा था। तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी होल्डन पर वार करता है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वहां कुछ हथियार रखे होते हैं। उन्हीं की मदद से डैना उस ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब होती है। तभी कर्ट भी वहां आता है और फिर तीनों वहां से भागने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अगले सीन में जापान में चल रहे प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है। वहां छोटी बच्चियां चुड़ैल को काबू करने में कामयाब होती है। जापान के प्रोजेक्ट को फेल होता देखकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है। अब वे जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं सिर्फ वही बचा है। उधर कर्ट अपने दोस्तों के साथ तेजी से उस जगह से दूर जा रहा होता है। लैब में काम कर रहे लोगों ने उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम किया होता है। वो जिस टनल से होकर जाने वाले हैं उसे इन्होंने बंद करने का प्लान बनाया होता है और प्लान के मुताबिक अब तक वो टनल बंद भी हो चुकी होगी। लेकिन तभी स्टीव की नजर उस टनल पर पड़ती है जो अभी तक बंद नहीं हुई है। ये देखते ही गैरी टनल बंद करने का जिम्मा जिस डिपार्टमेंट के पास था उसकी तरफ तेजी से भागता है। दूसरी ओर कर्ट और उसके दोस्त टनल में प्रवेश कर चुके होते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही गैरी उस टनल को बंद करने में कामयाब होता है। जैसे तैसे कर्ट वैन को कुचलने से बचाता है, लेकिन अब टनल पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ एक बड़ी खाई दिखाई देती है जिसे पार करना नामुमकिन है। तभी कर्ट के दिमाग में एक सुझाव आता है। वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होता है और खाई की दूसरी तरफ छलांग लगाता है, लेकिन तभी बीच में किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वो सीधे खाई में गिरता है। डैना को शक होने लगता है कि इन्हें जानबूझकर इस जगह फंसाया गया है और अब वे यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। होल्डन उसे भरोसा दिलाता है। वो बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिलने की उम्मीद से जा रहे होते हैं। तभी एक सरिया होल्डन के गले के आर पार होता है। उनके अनजाने में एक ज़ॉम्बी पहले से ही वैन में मौजूद था। होल्डन के मरते ही वैन का संतुलन बिगड़ता है और वैन सीधे नदी में जाकर गिरती है। डैना खुद को ज़ॉम्बी से बचाने में कामयाब होती है और किनारे पर पहुंचती है, लेकिन किनारे पर एक ज़ॉम्बी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दूसरी ओर लैब में सभी लोग प्रोजेक्ट पूरा करने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। स्क्रीन पर ज़ॉम्बी डैना को बुरी तरह से पिटते हुए नजर आता है। पार्टी के बीच एक फोन बजता है। वो फोन डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर स्टीव को बताता है कि अभी भी डैना के अलावा एक और लड़के की बलि नहीं चढ़ी है।
अगले सीन में हमें पता चलता है कि मार्टी अभी भी जिंदा है। वो डैना को उस ज़ॉम्बी से बचाता है और उसे एक बंकर में ले जाता है। बंकर के अंदर एक ज़ॉम्बी के टुकड़े फर्श पर पड़े होते हैं। ये वही ज़ॉम्बी होता है जिसने मार्टी पर हमला किया था और मार्टी ने किसी तरह उसके टुकड़े कर दिए। उस बंकर के ठीक नीचे एक लिफ्ट होती है। मार्टी डैना को बताता है कि किसी ने इन ज़ॉम्बीज़ को इसी लिफ्ट से ऊपर भेजा है। भागने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ये सोचकर दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं। फर्श पर पड़े ज़ॉम्बी के टुकड़े भी लिफ्ट में गिरते हैं। इसके बाद लिफ्ट सीधे नीचे की ओर जाने लगती है और एक सर्कल में घूमने लगती है। उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर कई सारे विक्षिप्त जानवर, भूत और पिशाचों को कैद करके रखा है। दरअसल ये लिफ्ट उन्हें सीधे उस लैब में लेकर आई है जहां से इस पूरे खेल को हैंडल किया जा रहा है। दूसरी ओर लैब में मौजूद लोगों को डैना और मार्टी की स्थिति के बारे में पता चल जाता है। वे एक गार्ड को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही गार्ड उन्हें मारने के लिए उन दोनों पर बंदूक तानता है, लेकिन ज़ॉम्बी के हाथ के कारण उसका ध्यान भटक जाता है। उसी वक्त दोनों उस पर हमला कर उसे बेहोश करते हैं। जब वे दोनों लैब के अंदर जाते हैं तब वहां लगे स्पीकर से एक औरत उन्हें बताती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है कि तुमने अब तक काफी भयानक चीजों से सामना किया है, लेकिन जो चीज जमीन के नीचे रहती है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। अगर मानवता को उनसे बचाना है तो उन्हें हर साल कुछ लोगों की बलि देनी पड़ती है और इस बार तुम लोगों को चुना गया है। ये सुनते ही दोनों एक केबिन में घुस जाते हैं। तभी हथियारों से लैस गार्ड्स वहां आ पहुंचते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। उस केबिन का शीशा बुलेट प्रूफ होता है, इस वजह से गोलियां मार्टी और डैना तक नहीं पहुंच पाती। डैना को उस रूम में शैतानों को आजाद करने का बटन दिखाई देता है। डैना उस बटन को दबाती है और सारे शैतान अपने चेंबर से बाहर आकर सभी गार्ड्स का खात्मा करते हैं। वो शैतान पूरी लैब में कत्लेआम मचाते हैं। इसमें स्टीव और लेडी साइंटिस्ट की भी जान जाती है और गैरी वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है, लेकिन वो भी अनजाने में डैना के हाथों मारा जाता है। मरने से पहले गैरी डैना को मार्टी को मारने के लिए कहता है। डैना उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वे दोनों एक बड़े से तहखाने में आ पहुंचते हैं। वहां दीवार पर 5 आकृतियां बनाई होती है। तभी उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर वहां आती है। वो उन्हें उन आकृतियों का मतलब समझाती है। वो कहती है कि ये 5 आकृतियां डैना और उसके दोस्तों की है। आगे वो बताती है कि इंसानों के धरती पर आने से पहले यहाँ एंशिएंट वन नाम के जीवों का राज था। एंशिएंट वंस ने इंसानों को खत्म करने के बजाय उन्हें धरती सौंप दी और खुद धरती के नीचे रहने चले गए, इस शर्त के साथ कि उन्हें हर साल 5 इंसानों की बलि भेंट चढ़ानी होगी, वरना वो इंसानों का खात्मा कर वापस धरती पर राज करेंगे। इसमें 5वीं बलि यानी डैना की बलि ऑप्शनल है। उसे बस मौत के डर से गुजरना होगा जो वो गुजर चुकी है। उसे मरने की जरूरत नहीं है। वो उन दोनों से धरती को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने की प्रार्थना करती है। मार्टी ये कहकर मना कर देता है कि जो हश्र तुमने मेरे दोस्तों का किया तुम लोग भी उसी हश्र के लायक हो, लेकिन डैना मार्टी की कुर्बानी देने का मन बना चुकी होती है। वो मार्टी पर बंदूक तानती है। वो उस पर गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एक वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है और उसके हाथों से बंदूक नीचे गिर जाती है। मार्टी उस गन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डायरेक्टर उस पर झपट पड़ती है। उन दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी ज़ॉम्बी लड़की हाथों में कुल्हाड़ी लेकर आती है और उसे डायरेक्टर के सर में घुसाती है। मार्टी उन दोनों को धक्का देकर खाई में गिराता है। इसके बाद मार्टी और डैना साथ में बैठते हैं। दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। डैना कहती है कि इंसान खुद शैतान बन चुके हैं और अब वक्त है कि कोई और आकर धरती पर राज करे। इसके साथ ही जमीन हिलने लगती है। थोड़ी ही देर में धरती फटती है और एक विशालकाय हाथ बाहर आता है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।